नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उज्ज्वल राजस्थान और उदय स्टडी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रीट मेंस एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा से संबंधित रहेंगे। साथियों, ये 50 प्रश्न हैं आपके आने वाले रीट एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने उज्ज्वल राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है। इन 50 प्रश्नों के मैं व्याख्या भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको साइड में जो फैक्ट हैं वो भी याद हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित हैं? तो साथियों, जरगा पर्वत है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। और जरगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 1431 मीटर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है? अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर लौटती हुई मानसूनी पवनें? तो साथियों इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में जो ज़्यादातर बारिश है वो बंगाल की खाड़ी की हवाओं से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ से साथियों आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा जो बारिश है राजस्थान के पूर्वी भाग को प्राप्त होती है, यानी पूर्वी राजस्थान में होती हैं। क्योंकि बीच में अरावली पर्वत आ जाती हैं, तो अरावली पर्वत के जो इस वाला पूर्वी भाग है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा बारिश होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो वार्षिक औसत बारिश है, यानी पूरे साल में जो बारिश होती है उसकी लगभग 90 से लेकर 95% जो बारिश है वो बारिश वर्षा ऋतु में ही प्राप्त हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में जंतुआलय के संदर्भ में सत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी इनमें से सत्य का चयन करना है। देखते हैं अपन। पहला देखिए, जयपुर जंतुआलय है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1872 बता रहा है, ये गलत है साथियों। जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 में हुई थी। दूसरा देखिए, उदयपुर जंतुआलय 1874 बता रहा है, ये भी गलत है क्योंकि उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में हुई थी। तीसरा देखिए, बीकानेर जंतुआलय की स्थापना 1922 बता रहा है, ये सही है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर जंतुआलय 1922। अगर जोधपुर का भी आपको याद रखना है तो यहाँ पे जोधपुर जंतुआलय की स्थापना है 1954 बता रहा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हुई थी 1936 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आने वाले रीट एग्जाम की दृष्टि से। तो हो जाएगा 25,388 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। ये वन रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है, करंट का प्रश्न है साथियों, इसको अच्छे से आप याद करके जाइएगा। यहाँ पे आपको प्रतिशत का भी पूछ लिया जाए कि कुल राजस्थान की कितने प्रतिशत भाग पे वृक्षों और वनों से आच्छादित क्षेत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7.4%। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सिलिसेट झील। कौन सी झील है साथियों? सिलिसेट झील है। और ये किस जिले में स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, अजान बांध किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अजान बांध है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ये भरतपुर जिले में स्थित है साथियों। किस जिले में है? भरतपुर जिले में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर। इसका निर्माण है वो गंभीर नदी के ऊपर करवाया गया है और भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने इनका निर्माण करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखना है। और यहाँ से एक और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अजान बांध से संबंधित प्रश्न बन रहा है कि इसका जो जल है ना वो किसको प्राप्त होता है? केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान को। तो ये भी आप ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है? सीता माता, तो बिल्कुल
इसका सही आंसर होगा साथियों जाखम नदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही उत्तर। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये प्रतापगढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ में। और इसी जो जाखम नदी है इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। क्या नाम है साथियों, जाखम बांध है, जो कि प्रतापगढ़ में है। और ये लगभग 81 मीटर ऊंचा बना हुआ है, 81 मीटर, ठीक है ना। तो 81 मीटर ये बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, खाली जगह में कार्बोनेट की कमी होती है किंतु अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, वो कौन सी मिट्टी होती है, वो होती है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है ना। वो कौन सी मिट्टी होती है, लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी है, राजस्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले के लगभग पश्चिमी भाग में, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिले में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा है वो मीणा जनजाति निवास करती है अपने राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही उत्तर। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या में, तो भी अपना मीणा जनजाति इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में जितने मीणा जनजाति के लोग रहते हैं उनमें से 50% लोग हैं वो केवल 5 जिलों में निवास करते हैं, यानी आधी जनसंख्या है मीणाओं की वो जयपुर में सबसे ज़्यादा निवास करती है, फिर उसके बाद में दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर में निवास करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी भील जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो कब लागू की गई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर 17 दिसंबर 2019 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निदेशालय किस जिले में स्थापित किया गया है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर जिले में, ठीक है ना। उदयपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। और कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1949 में की गई थी। इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी अपने राजस्थान में स्थित हैं, जयपुर में है, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण है, ये कब किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है। तो 27 सितंबर 2021 को इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है, या फिर किन किन का। तो इसमें इन सभी का किया जा रहा है, फलोदी पोखरण वाला भी है, फतेहगढ़, नोखा, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज लाइन किस जिले में स्थित है। ये नैरो गेज है, ये रेलवे से संबंधित है, तो राजस्थान के एकमात्र जिले में ही है, धौलपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप कमेंट में मुझे बताएं। नैरो गेज धौलपुर जिले में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। इसका निर्माण है वो 1908 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और लगभग ये 89 किलोमीटर लंबी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित करना है, यानी सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते ऐसे आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें से वो व्यवस्थित जोड़ा है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा में थी 76.6%, फिर उसके बाद में जयपुर में 75.5%, फिर उसके बाद में झुंझुनू में 74.1%, फिर उसके बाद में सीकर में 71.97%, और इन क्रम में सबसे लास्ट में अलवर है, तो अलवर में
थी लगभग 70.7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पे द्वितीय स्थान पे है, यानी दूसरे स्थान पे है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पे सबसे बड़ी जो जनजाति है राजस्थान की, वो है भील जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। सबसे ज्यादा जो भील जनजाति है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में निवास करती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में डूंगरपुर और फिर उदयपुर का नंबर लगता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा आहड़। इसका प्राचीन नाम है वो ताम्रवती नगरी भी था और इसकी जो खोज है वो 1953 में की थी पंडित अक्षय कृति व्यास जी ने। ये भी आप ध्यान रखना है। इनका सबसे पहले जो उत्खनन है वो 1961-62 में एस.डी. सांकलिया जी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से जब खुदाई की गई तो 6 प्रकार की तांबे की जो मुद्राएं प्राप्त हुई, 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई। ये भी आप ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। ये तो इजी सा प्रश्न है। कालीबंगा मैं आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में। सबसे पहले इसकी खोज है वो 1952 में श्री अमलानंद घोष ने की थी और ये स्थल प्राचीन सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे पे स्थित हैं। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 2 फसल उगाना यहाँ की एक प्रमुख विशेषता थी। यहाँ से एक कब्रगाह भी मिला है। चौकोर और गोल हवन कुंड भी यहाँ पे मिले हैं, उनके भी अवशेष मिले हैं। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो इसका सही आंसर होगा कांतली नदी से। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे पे स्थित ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसका उत्खनन है वो 1977-78 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ था। ये आप ध्यान रखना है। और भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर को ही माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। अगला प्रश्न है सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन किन के मध्य में हुआ था? तो आपको बताना है कि सारंगपुर का युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मारवाड़, गुजरात और मारवाड़, मेवाड़ और चंदेल। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ और मालवा के बीच में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। सारंगपुर का युद्ध है वो मेवाड़ और मालवा के मध्य में हुआ था, जो कि सन 1436 में हुआ था। महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ, यूनियन स्टेट। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक वृहद कोटा राज्य के निर्माण का प्रयास किया, परंतु पारस्परिक जो अविश्वास और ईर्ष्या और पृथक अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण हाड़ौती संघ अस्तित्व में नहीं आ सका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा जैसलमेर में ये प्रचलित थी। डाबी का मतलब बाई और जीवनी का मतलब होता है दाई और। डावा और जमना अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, वही बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे और इन्होंने अपने शासनकाल के समय में लगभग मेवाड़ में जो दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। कुंभा जी ने
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसके जो ऊंचे भाग है यहाँ पे कटारगढ़, जहाँ पे महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, वो भी बनवाया था इन्होंने। मालवा के जो विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी बनवाया था। और इन्हें भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। आमिर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? आपको बताना है आमिर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग के प्रारंभिक नाम है वो क्या था। तो इसको प्रारंभिक समय में रणस्तंभपुर कहा जाता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो यहाँ से प्रश्न में ही उत्तर आपको मिल रहा है कि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, तो ये टोंक में है। किसने निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने, ठीक है ना। सुनहरी कोठी जिसे शीश महल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, इसको है ना शीश महल भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? टोंक में स्थित हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज का पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। इसे कजली तीज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर के मेले को कहते हैं। ये नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है और यहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर, तेरहताली, कालबेलिया, उक्त कोई नहीं। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है वो घूमर है। इसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं अपन, ठीक है ना। इसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है अपने राजस्थान में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उमर फारूक मेवाती जी का संबंध है वो किससे था? संगीत कला से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर, संगीत से था, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। कमायचा का संबंध किस जाति से है? कमायचा, तो इसका सही आंसर होगा मांगड़ियार। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयान अली को जाता है? तो बिल्कुल वो शैली थी किशनगढ़ शैली, ठीक है ना। कौन सी शैली थी? किशनगढ़ शैली थी। इसे बनी ठनी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनी ठनी शैली भी कहते हैं। राजस्थान की मोनालिसा भी इसे ही कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। प्रसिद्ध मीनाकारी यानी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला है वो कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये भी प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जहाँ पे कांस पर सोने का काम थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध है। थेवा कला कांस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। इसके अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों पर हरे रंग को आधार बनाकर कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। 1938 में हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन 1938 इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शोभाराम जी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली सहित 4 रियासतें को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ये 17 मार्च 1948 को हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 36, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीठे साहब की दरगाह है ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा संत हरिदास जी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। डीडवाना नागौर के निकट कापोड़ गांव में जन्मे संत हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हैं। जिस तरह से गोगा जी लोक देवता है उनको अपन नागों के देवता कहते हैं, ऐसे ही एक और अपने राजस्थान में लोक देवता हैं बिल्कुल लोक देवता तेजा जी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। तेजा जी, इनका जन्म है नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। इनकी माता जी का नाम है वो राजकंवर था और खरनाल में तेजा जी का मुख्य मंदिर स्थित है। यहाँ पे हर वर्ष तेजा दशमी के दिन यानी भाद्रव शुद्ध दशमी के दिन विशाल मेला भरता है। प्रश्न संख्या 29, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें बिल्कुल ये भी इजी है। पहला देखिए, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, सही है। तनोट माता का मंदिर तनोट गांव जैसलमेर में है, सही है। उषा मंदिर बयाना भरतपुर में, ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पे टोंक दे रखा है, ये गलत है क्योंकि जगत शिरोमणि का मंदिर टोंक में नहीं है साथियों, ये था है आमेर में, ठीक है ना, आमेर जयपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं शीतला माता, केला देवी, करणी माता या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा चूहों की देवी करणी माता को कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। करणी माता को काबा वाली कर्नाला, कर्नल कल्याणी, ठीक है ना, आदि नामों से भी जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम है वो रिदुबाई था। और इनके मंदिर में जो सफ़ेद सुए होते हैं उसे करणी के काबे कहा जाता है। इन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41, विशेष वस्त्र किसका है यानी कहाँ पे पहना जाता है? तो ये पुरुषों का एक वस्त्र है जो कि पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है, उसे विशेष कहते हैं। साथियों ये प्रश्न है अपने रीट एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली, बिल्कुल इजी सा ये प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो ये गर्दन पर पहना जाता है। चंपाकली कहाँ पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है। महिलाओं के अन्य आभूषण की बात करें तो एक होता है झालर, जंतर, कंठी, हालरू, मंडली, हंसली, हमेल, जंजीर, टिमणिया, चंद्रहार, हंसहार, पोत, मादलिया, आठ, पंचलड़ी, ये सारे के सारे आभूषण हैं। ये गले के आभूषण हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? संप सभा, तो ये संप सभा है ये 1883 में स्थापित हुई थी मानगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। इनका प्रथम सम्मेलन है वो मानगढ़ की पहाड़ी में हुआ था जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था वह कौन सी थी? तो ये थी परोपकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। इसकी स्थापना है वो 1883 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, 8वीं शताब्दी के कुवलमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ी की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो इसका सही आंसर होगा मरुवाणी के नाम से, ठीक है ना। कुवेलमाला में है मारवाड़ी को मरुवाणी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही
आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कुवलमाला है जो कि जैन साहित्यकार उद्योतन सूरि जी के द्वारा 835 विक्रम संवत में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप सिंह बारहट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिनके बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है आदिवासी जातियों में, ये छोड़ो, ये प्रश्न नहीं लेना अपन को। अगला प्रश्न देखिए 49। भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्रजसेन सूरि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारंगधर। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर होगा सारंगधर। साथियों ये थे राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले रीट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।